हेलो वियर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और मैं अभिषेक जौहरी आज जो आपके लिए विषय लेके आया हूँ वो आप कह सकते हैं कि जीएस में इतिहास का विषय है। लेकिन आज का जो दिन है वो हम सब लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आज हमारे बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी सुभाष चंद्र बोस की जी की जयंती है, जो आज 23 जनवरी 2021 को हम जो जयंती मना रहे हैं उनकी वो 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की। और ये जो है कहे जाते हैं कि हमारी आज़ादी जो हमें मिली है, जो हम आज़ाद हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है सुभाष चंद्र बोस या नेताजी कहकर जिन्होंने संबोधित किया जाता है, नेताजी उनसे ही शब्द का प्रचलन हुआ है, तो नेताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। कहा जाता है कि जैसे लोगों ने खून बहाया, पसीना बहाया, सब कुछ करा है आज़ादी के लिए। लेकिन अगर नेताजी की अगर हम बात करें तो नेताजी ने जो है, नेताजी का जीवन परिचय देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे सारे स्वतंत्रता सेनानियों में जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा डाला। मतलब पूरे देश में जहाँ तक वो जा सकते थे, देश के जिस जिस कोने तक वो जा सकते थे, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने यात्रा करी है पूरी। अभी मैं आपको विस्तार में इस बात पर लेके चलूँगा। मतलब पूरा गोल चक्कर नेताजी ने काटा है कि जहाँ जहाँ तक जा सकते थे। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने बैठे बैठे सिर्फ भारत में ही संग्राम किया हो, भारत में ही आज़ादी का प्रयास किया हो। फलस्वरूप नेताजी ने जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो आज ये चलते हैं, आज हम नेताजी के बारे में परिचय लेते हैं। तो इस सबको पता होना चाहिए कि नेताजी का जन्म 1897, डेट तो सबको पता ही है। आज हम बात कर रहे हैं 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक जगह पड़ती है, उड़ीसा के कटक में 1897 में नेताजी का जन्म होता है। ये मतलब हमारे देश का कहें तो जो हम आज़ादी देख रहे हैं तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डे था कि नेताजी ने 23 जनवरी 1897 को जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम जानकी बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे बचपन से। अगर आप देखेंगे तो अभी शायद टीवियों पे एक सीरियल भी आ रहा है नेताजी का, उसको देखा करिए। ऐसे से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कुछ जो जीवन से जुड़ी जो बातें आपको किताबों में नहीं पता लगती हैं, वो कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी उसमें। तो इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में। अब क्या होता है, जन्म के पश्चात नेताजी कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, तो इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी होती है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है ये बीए करके, बीए जो करते हैं ये दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में बीए करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नेताजी जो होते हैं देखते रहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए संग्राम हो रहा है। नेताजी की भी ये इच्छा होती है कि मैं देश की आज़ादी के लिए खो दूं। लेकिन ये एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते थे, तो इनके पिताजी ये चाहते थे कि जो आईसीएस की परीक्षा, जैसे जब हम यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, सिविल परीक्षाओं को बहुत बड़ा आज की डेट में भी माना जाता है। तो सोचिए उस समय जब नेताजी के टाइम था, 1897 जन्म लिया, 19-20 साल की ग्रेजुएशन के टाइम जो था, कि सोचिए कि सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यू होगी। तो कुछ भारतीयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू था कि कोई भारतीय उसमें सेलेक्ट हो जाए। तो नेताजी के पिताजी की बहुत इच्छा थी कि नेताजी हैं जो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करें। नेताजी का हालांकि किसी की नौकरी करने का मन नहीं था, नेताजी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी को ये ना लगे कि नेताजी जो है कि वो डर गए इस परीक्षा से। मतलब उनका डर की वजह से अपने पिताजी की, हालांकि नेताजी का परीक्षा से पहले 15-20 दिन जो थे नेताजी के पास थे, तो उस समय बहुत कठिन होती थी। तो नेताजी को ये लगा अरे मैं कैसे निकाल पाऊंगा ये परीक्षा, जिसको उस समय जाना जाता था इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। लेकिन नेताजी के अपने पिता की बात को रखने के लिए नेताजी जो है वहाँ जाते हैं लंदन, और आपको विश्वास नहीं होगा पहले ही अटेम्प्ट में आईसीएस की परीक्षा में नेताजी के चौथा स्थान आता है। मतलब 4th रैंक जो है वो नेताजी वो कर लेते हैं हासिल। लेकिन उनकी मर्जी नहीं होती है कि वो किसी की नौकरी करें। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, आपको आजकल लोगों को ABCD क्लास में, और नेताजी ने तो उस समय A क्लास की नौकरी छोड़ दी सिर्फ किसके खातिर, देश की
आज़ादी के खातिर, क्योंकि नेताजी चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ों से तो अपने देश को वो कराना चाह रहा हूँ, छुड़ाना चाह रहा हूँ, और मैं अंग्रेज़ों की ही गुलामी करूँगा, अंग्रेज़ों में ही किसी अफसर का या वहाँ के किसी टॉप ऑर्डर का जो आदेश है उनको मानने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से जो नेताजी होते हैं वो ICS की परीक्षा तो पास करते हैं, उसमें चौथा स्थान आता है, लेकिन नेताजी नौकरी नहीं करते हैं। उसके बाद नेताजी जो होते हैं भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय हो जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है, जो बहुत पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना AU हुम ने करी और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी अब हो गई हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम से चला आ रहा है राजनीतिक दल। वो जब इतिहास पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको पूरी विस्तार में बताएंगे। तो नेताजी जो होते हैं वो उस कांग्रेस के उग्रवादी, उग्र विचारों के नेता बन जाते हैं। नेता बन जाने के बाद क्या होता है कि ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है गांधी जी का, तो नेताजी जो होते हैं उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नेताजी की उसमें गिरफ्तारी हो जाती है। उसमें गिरफ्तारी होने के बाद कई तरीके के वो उससे पहले कई कांग्रेस के सम्मेलनों का आयोजन भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, थोड़ी सी क्या होने लगता है कि नेताजी जो होते हैं जैसे आर्मी की ड्रेस वगैरह उस तरीके की पोशाकों को पहनने लगते हैं। और जब कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे, कांग्रेस के हर वर्ष एक वार्षिक अधिवेशन होता था, तो उसमें जो इतिहास में मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, तो नेताजी जो है वो जब इस तरीके से जाते थे तो गांधी जी जो थे हमारे, गांधी जी उनको देख के वो धीरे धीरे नेताजी की विचारधाराओं को समझ गए कि भाई ये जो लड़का है वो अलग विचारधारा का है। मतलब ये लड़का जिस तरीके से चाह रहा है वो गांधी जी की जो विचारधारा बिल्कुल अलग थी और नेताजी की विचारधारा तो थी वो बिल्कुल अलग थी। वो ऐसा चाहते थे कि जब फायदा मिले, जैसे कि जब पहला विश्व युद्ध होता है 1919 में, तो गांधी जी जो क्या है कि अंग्रेज जब उनको इस तरीके से बात कहते हैं कि आप हमारी इस युद्ध में, भारत जो होता है वो एक उपनिवेश होता है कि आप हमारी सहायता करिए, तो हम जो है आपको, तो गांधी जी को ऐसा लगता है उस समय कि हाँ अगर हम लोग इनकी सहायता करेंगे, जैसे आप किसी की हेल्प करोगे तो शायद ये भी आपके बारे में थोड़ा अच्छा सोचें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ब्रिटिश जो है वो ऐसा करती नहीं है, तब भी आज़ादी नहीं देती है। तो नेताजी को ये चीज़ें जो होती है वो थोड़ी हटती हैं। वो ये चाहते थे कि ऐसे नहीं देंगे, इनसे छीननी पड़ेगी हमें आज़ादी। इसीलिए नेताजी ने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो गांधी जी को लगता है कि ये लड़का जो है वो थोड़ा अलग विचारधारा का है हमारी पार्टी से। लेकिन फिर नेताजी एक्टिव रहते हैं, नेताजी यूरोप चले जाते हैं। और यूरोप जाने के बाद जब नेताजी यूरोप जाते हैं तो यूरोप में ही उनका एक ऑस्ट्रिया एक जगह पड़ती है यूरोप में, और एक है ऑस्ट्रेलिया, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया में एमिल शैकलिन एक ऑस्ट्रिया निवासी होती हैं। उनसे नेताजी बीमार पड़ते हैं तो वो नेताजी की देखभाल करती हैं और दोनों में एक अटैचमेंट हो जाता है। तो एक तरीके से जैसे आप जिसको प्रेजेंट टाइम में लव मैरिज बोलते हैं, तो नेताजी की जो शादी होती है वो क्योंकि थे तो इंसानी दिल सबके पास होता है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, तो हर किसी का धड़कता है, तो धड़का नेताजी का भी था। तो नेताजी का जो होता है एमिल शैकलिन से लगाव हो जाता है, एक विदेशी से। तो उस विदेशी से लगाव होने के बाद नेताजी का उनसे विवाह हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन नेताजी की जिंदगी तो कांटों से भरी थी। नेताजी को तो विवाह तो कर लिया, आप भी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपका घर बस जाता है तो आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, या आपके जो भी टारगेट है वो आपको पूरा करना होता है। तो नेताजी का टारगेट उस समय एक ही था कि मुझे भारत को आज़ाद कराना है। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी जो है वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब प्रयास नेताजी के लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब नेताजी इसी तरीके से 1938 में कांग्रेस के कई अध्यक्ष हुए, तो उसमें नेताजी भी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। नेताजी अध्यक्ष बन गए, मतलब आप सोचिए कि कितनी उस समय कितने लीडर थे कांग्रेस के, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन नेताजी इतने एक्टिव थे कि उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। अब अध्यक्ष बनने के बाद क्या होता है, गांधी जी जो होते हैं वो उनकी विचारधाराओं को थोड़ा लेकिन अब आप एक चीज़ समझिए, आज की राजनीति और उस समय की राजनीति का फर्क समझिएगा। उस समय आपसी विवाद तो था, लेकिन सबका जो मुद्दा था वो एक ही था। मतलब नेताजी और गांधी जी की विचारधारा में अगर आप मोटा मोटा अंतर समझे तो मैं आपको समझाऊं, गांधी जी की जो विचारधारा थी कि हमें ये चाहिए और हमें उसको चलने का जो तरीका है वो भी ऐसी चाहिए कि अगर हम इससे पेन चाहिए तो हम प्यार से कहेंगे पेन दे दे, पेन दे दे, पेन दे दे। वो हमारे 4 झापड़ मारेगा तब भी हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, पेन दे दे, पेन दे दे। लेकिन नेताजी की जो विचारधारा थी वो ऐसी नहीं थी। वो कहते थे कि हम गलत की तो काम नहीं कर रहे, लेकिन जिस पर हमारा हक है, अगर हमारा पेन किसी ने चुरा लिया
तो हम उससे भले ही छीनना पड़े, लेकिन हम अपनी चीज अपनी जो है उसको छीन के रहेंगे। तो गांधी जी और नेताजी की विचारधारा में इस तरीके से फर्क होने लगता है। तो अब कांग्रेस में जब नेताजी अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर गांधी जी को ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि जो लगता है कि तो अब जब उससे अगला अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, जब त्रिपुरा अधिवेशन होता है तो नेताजी जो होते हैं फिर से अध्यक्ष बनते हैं। और वो जो ये इतिहास की दृष्टि से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है 1939 में जो इलेक्शन हुआ था वो गांधी बनाम नेताजी हुआ था। हालांकि डायरेक्टली गांधी जी उसके अध्यक्ष बनने के लिए पद पर नहीं खड़े हुए थे, उस समय खड़े हुए थे पोटी सीतारमैया, जिनके बारे में मैंने आपको राज्य पुनर्गठन आयोग में भी बनाया था, जो जेपीपी समिति के अध्यक्ष थे, पोटी सीतारमैया। पोटी सीतारमैया को जैसे कई बार कहते हैं ना कि बहुत कर्रा प्रतिद्वंदी है, लेकिन वो खुद खड़ा ना होकर किसी अपने साथ वाले को खड़ा करता है, तो ऐसे ही नेताजी के जो कैंडिडेट होते हैं पोटी सीतारमैया होते हैं और नेताजी खड़े होते हैं। तो तब भी आप देखिए कि गांधी युग का उस समय कितना जबरदस्त गांधी युग चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष कौन चुना जाता है? नेताजी। तो नेताजी एक बार दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी जिस तरीके से चाह रहे होते हैं, तो कई तरीके की विचारधाराओं का अंतर होने की वजह से नेताजी को जो होता है उसके अपनी पार्टी के, जैसे आप कहते हैं कार्यकर्ताओं का या पार्टी का सपोर्ट नेताजी को नहीं मिलता है। नेताजी को इस तरीके से पार्टी का सपोर्ट ना मिलने के कारण नेताजी उस पद को खुद ही छोड़ देते हैं और नेताजी एक राजनीतिक दल की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक। ये एक राजनीतिक दल था जो पहले कांग्रेस का ही पार्ट था, बाद में कांग्रेस से अलग हो गया। इसकी स्थापना नेताजी ने करी थी सन 1939 में, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक। नेताजी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना करते हैं। अब क्या होता है, उसी बीच ये चीज चल रही होती है, तभी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। मित्र बनाम धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है तो नेताजी क्या चाहते हैं कि नेताजी तो ये चाहते थे कि इस समय जैसे कि ये दूसरी तरफ से परेशान है तो इन्हें अंदर से भी परेशान करो, जिससे ये खदेड़ दिए जाए। मतलब कोई इंसान, जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे कोई युद्ध हो गया, अब आप देश जो ध्यान है वो बॉर्डर पे लगा हुआ है, आप अंदर से भी अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा कर दोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तो अब जो उस समय वायसराय होता है लिनस लिथोमो, वो ये घोषणा कर देता है कि भारत भी इस द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा होगा। लेकिन लोगों को तो 1919 में ही ब्रिटेन की चाल समझ चुके थे, तो नेताजी को तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको भी समझ में आ गया था इतने दिन में कि कांग्रेस का या नेताजी के सक्रिय होने से क्या फर्क पड़ गया। तो नेताजी को कर दिया जाता है नजरबंद, नेताजी पर लगा दिया जाता है सीआईडी का पहरा और नेताजी को कर दिया जाता है नजरबंद। लेकिन नेताजी को नजरबंद करने के परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, नेताजी कमरे के अंदर बंद है। अब कमरे के अंदर बंद हो, नेताजी के अंदर बेचैनी है बहुत ज़्यादा, नेताजी की रातों की नींद चली गई, दिन का सुख चैन चला गया। अरे बताओ, इतना बढ़िया मौका है, इतना जैसे अगर आपको बहुत बढ़िया मौका मिले, सपोज करिए आपको किसी काम करने का, अरे आपको मिले मुझे ये काम तो अब मैं कर दूंगा तो मैं सक्सेस मिल जाएगी, और आपको कोई कर दे बंद। जब आपको कोई कर देगा बंद तो आप कितनी बुरी तरीके से छटपटाओगे। अगर आपकी मम्मी आपको कमरे में बंद कर दे या आपके पापा बंद कर दें, आप किसी से लड़की से शादी करने वाले हो, उसके साथ रात में भागने वाले हो और आपको पता चला जाए उसके साथ कर दिया जाए बंद, बाहर से ताला, तो आपने पिक्चरें देखी होंगी, अरे खिड़की खोद लूँ मैं, कहीं से भी खोद लूँ, भाग जाऊँ, चादर बांध लूँ, आपने मूवियों में देखा होगा। तो ऐसा ही नेताजी के दिमाग में था। तो उस समय नेताजी के एक भतीजे होते हैं शिशिर बोस, तो नेताजी के भतीजे उन्हें करते हैं थोड़ी सी मदद, तो वो भेष बदल के नेताजी एक पठान का रूप बोल के, अब नेताजी को पठानी नहीं आती थी लेकिन एक पठान का भेष बदल के नेताजी पहुंच जाते हैं पेशावर। पेशावर पहुंचने के बाद वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक जासूस से, उस समय का बहुत मुख्य जासूस कहलाता है, उसके बारे में मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, भगत सिंह तलवार। तो नेताजी जो होते हैं उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह तलवार से। अब आप देखिए, मैंने क्यों कहा नेताजी जो थे यूरोप की यात्रा तो कराए देश के लिए, वहाँ उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और एमिल शेकलिन से भी मिले। अब नेताजी पहुँचते हैं पेशावर। पेशावर पहुँचने के बाद नेताजी की मुलाकात होती है भगत सिंह तलवार से। नेताजी उसके बाद पठानी रूप लेके पहुंचते हैं काबुल। अब नेताजी को दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी कि नेताजी को पठानी तो आती नहीं थी, बंगाली आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी आती थी। तो जो भगत सिंह तलवार था उसने कहा था कि आपको बोलना कुछ नहीं है, आप समझिए ऐसे चलिए कि आप गूंगे हैं, बस वेशभूषा जो है वो पठान की रखिए। तो नेताजी काबुल जाते हैं, काबुल अफगानिस्तान में, फिर नेताजी मास्को जाते हैं, काबुल मास्को जो रूस में है, ये सब होते होते नेताजी पहुंच जाते हैं जर्मनी। क्योंकि उस समय जर्मनी में जो था
हिटलर का जो था बहुत बैड था ब्रिटेन से। तो नेताजी की अगर आप देखें किसी स्वतंत्रता संग्राम नेताजी कहां पहुंच गए, नेताजी जो थे, नेताजी की मुलाकात 1942 में हिटलर से भी हो जाती है इसी चीज में। 1945 में नेताजी यहां से भागते भागते 1939 में जब विश्व युद्ध की तैयारी होने लगती है तो नेताजी पहुंच जाते हैं जर्मनी भी। अब नेताजी जर्मनी पहुंच जाते हैं, हिटलर से भी करते हैं मुलाकात। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, एक तो नेताजी जो है वहां प्रयास करने लगते हैं, हिटलर से भी मुलाकात करने लगते हैं कि वो ये चाहते थे कि मैं इनके विरोधियों का साथ दूंगा, तो ये जो है थोड़ा पीछे की तरफ खिसकेंगे। अब उधर क्या होता है कि जापान जो होता है एशियाई देशों में अपनी पहचान बनाना चाहता था। तो जापान ये चाहता था कि मतलब मेरा भी जो हो मतलब जैसे जो विल्टन का ना हो कि वो तो इतनी दूर बैठे, हम तो एशिया में, तो जापान का भी अपना कुछ लालच होता है, तो वो इसलिए भारत की मदद करना चाहते हैं नेताजी की। तो जो भारत की स्वतंत्र लीगें, जो भारत के स्वतंत्र सेनानी थे, वो भारत के अंदर ही नहीं भारत के कोने कोने तक फैले हुए थे। जैसे आपने गदर पार्टी देखी होगी, रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ेंगे आप इतिहास में, तो ये लोग जो होते हैं भारत के बाहर से भी भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। और वहीं पर जो होता है INA के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसका भी गठन जो होता है वहां पर होता है, बाद में नेताजी को उसकी कमान सौंपी जाती है। तो नेताजी इनसे मिलते हैं। अब उसी दौरान क्या होता है, जापान जो होता है, सिंगापुर में जो अंग्रेजों का कब्जा होता है, जापान वहां पर हो जाता है जापान का कब्जा। अब जापान का कब्जा होने के बाद नेताजी को न्योता मिलता है और नेताजी आज़ाद हिंद फौज की गठन करते हैं, सबको पता है, और नेताजी को कमांड मिलती है INA की, आप INA आ जाइए। अब नेताजी जो होते हैं वो INA की कमांड संभाल लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाल लेते हैं। और नेताजी जो है वहाँ मुक्त रेडियो की स्थापना करते हैं, और उससे रंगून एक स्थान है, रंगून पैलेस आप सुनेंगे, वहाँ से नेताजी ने गांधी जी के लिए एक शब्द भेजे थे। जब अंडमान निकोबार पे, भारत तो आज़ाद 1947 में हुआ है, लेकिन नेताजी ने जो तिरंगा था, या जो नेताजी ने जो भारत को की सरकार का एक प्राधिकार सरकार गठित कर दी थी, सबसे पहले अंडमान निकोबार आइसलैंड पे। नेताजी जो होते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे, अंडमान निकोबार द्वीप पर जो होता है भारत की सरकार गठित कर देते हैं। और इसका वो मैसेज भेजते हैं गांधी जी को एक संदेश के थ्रू, एक वायरल, जिसको आप कहते हैं ना कि रेडियो वगैरह चलते थे, तो उसी तरीके से मुक्त रेडियो की स्थापना जो करते हैं, उससे गांधी जी को एक मैसेज भेजते हैं कि बापू बस अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम पहुँच गए आज़ादी की तरफ। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद जापान जो है, जैसे ही अब जब आप भारत का मैप देखेंगे, तो भारत के मैप में इम्फाल और मणिपुर की तरफ जो है, जब इम्फाल और मणिपुर की तरफ जब वो घुसने की कोशिश करते हैं जापानी, तो इम्फाल मणिपुर की तरफ जाते हैं, चाहते हैं कि वहाँ से जाके वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उसको लेकर वहाँ से जो है कि वो करा जाए, आक्रमण करा जाए और वहाँ से खदेड़ा जाए। तो वहाँ से खदेड़ने के चक्कर में जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो कुछ दिक्कतें ऐसी रहती हैं कि मतलब इतने संसाधन नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, और अंग्रेज जो होते हैं वो सिंगापुर वगैरह पे दोबारा कब्जा कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार से जब नेताजी इम्फाल के लिए उड़ान भरते हैं, फिर वहाँ से दोबारा जब लौट रहे होते हैं तो कहा जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि उसके बारे में सच्चाई नहीं है, कुछ भी अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन हम लोग उसी को मानते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नेताजी का जो है उसमें वो हो जाता है। इसीलिए जापान में शायद 18 अगस्त की बात है, ये 18 अगस्त को जो है जापान में जो है जयंती भी बनाई जाती है। और अब जो है नेताजी, आपने देखा कितना संघर्ष किया हमारी आज़ादी के लिए, और इसके बारे में आप मेरा जब वीडियो मैं पढ़ा रहूँगा आधुनिक भारत, तब आपको जब 1919 से द्वितीय विश्व युद्ध तक लेकर आऊँगा, तब नेताजी के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो हमारी नेताजी का जो दिवस है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में भी बनाने की घोषणा करी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 26 जनवरी को जो परेड निकलती है उसमें नेताजी की झांकी भी सम्मिलित करी जाएगी। तो नेताजी का बहुत ही ज़्यादा योगदान था, बहुत ही ज़्यादा। और हम कह सकते हैं कि जय हिंद जो नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत सही रही। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी भी हुए, लेकिन बाद में कुछ ब्रिटिशों का ये भी कहना है कि जैसे जब इसके बाद ही वायुसेना का विद्रोह, वो जो सेना का विद्रोह हुआ था, जल सेना का, जिसकी वजह से अंग्रेज के बाद उन्होंने, अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया था कि जब से उन्हीं के अंदर सेना का विद्रोह हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो INA और आज़ाद हिंद फौज का ही रोल होता है। तो कहा भी ये जाता है कि बाद में जो भारत आज़ाद हो गया तो कई ब्रिटेन के लोग थे, तो उन्होंने ये कहा भी है, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा भी है कि हमें जो डर लगा और भारत जो आज़ाद हो पाया तो वो सिर्फ नेताजी की वजह से।
हालांकि आप और लोगों के भी सिद्धांत बनते हैं, लेकिन कुछ ब्रिटिशों का मानना है कि अगर वो इतनी उथल पुथल नहीं मचाते, मतलब आप देखिए कहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी भारत की आज़ादी के लिए। और ये तो गांधी जी ने भी करा, गांधी जी तो जो लंदन से पढ़ के आ गए, गांधी जी का तरीका अलग था, वो विचारधारा अलग था, लेकिन पूरे विश्व में कि हिटलर से मिलना, पोशाकें बदलना, इस देश से उस देश में जाना, मतलब जहाँ जहाँ इकट्ठा कर सकते थे दुनिया भर में, उस समय कम संसाधन के होते जहाँ जो जो वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने अथक प्रयास करे। आज हम उनको फिर से उनकी जन्मतिथि पे नमन करते हैं और याद करते हैं, और एक बार फिर से बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।